आज की जो क्लास का हमारा टॉपिक है वो है ऑक्शन सेल। आज हम पढ़ने वाले कि ऑक्शन सेल क्या होता है। सो बेसिकली मैं ये टॉपिक स्टार्ट करूं एक नॉर्मल सा, मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लोग आज तक देखते आए हैं, समझते आए हैं कि ऑक्शन सेल क्या होता है वो समझते हैं। जैसे एज्यूम करो कि एक आदमी है, यानी कि इसको समझ लो कि ये मैं हूँ, ठीक है। और मेरे पास एक पेंटिंग है। मान लो ये जो मजनू भाई ने पेंटिंग बनाई थी वो पेंटिंग मेरे पास है, और ये पेंटिंग को मैं सेल करना चाहता हूँ। राइट, क्या करना चाहता हूँ? इस पेंटिंग को मैं सेल करना चाहता हूँ। तो मैंने उसके लिए एक ऑक्शन ऑर्गेनाइज किया है। तो अब ये ऑक्शन काम कैसे करेगा? तो मैं अपने बदले में किसी एक पर्सन को अपॉइंट करूंगा। तो मान लो ये पर्सन है, मेरे बदले में अपॉइंट हुआ है, ठीक है। ये मेरा क्या बन जाएगा? ये मेरा बन जाएगा एजेंट। क्या बन जाएगा? ये मेरा एजेंट, ठीक है। मैं कौन हूं? मैं हूं सेलर, ओके। और ये जो पर्सन है ये कौन है? एजेंट। किसका एजेंट है? सेलर का, यानी कि मेरा एजेंट है। अब क्या होगा कि एक हॉल होता है या एक जगह होती है जो प्री डिसाइडेड होता है कि कहाँ पे सेल करना है, कहाँ क्या करना है। तो पहले से प्री डिसाइडेड टाइम, प्री डिसाइडेड प्लेस होता है। वहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। जैसे कि मान लो ऐसे ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये ऐसे पांच लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। अब होगा क्या इसमें कि ये जो पेंटिंग है, जो मैंने प्राइस रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये क्या है? एक पेंटिंग है, ओके। तो इस पेंटिंग की क्या होगी? एक प्राइस होगी, डिसाइडेड होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? बेस प्राइस। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो मैं बोलूंगा, ये जो ऑक्शनियर होगा, ये जो पर्सन होता है इसको ऑक्शनियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑक्शनियर जो होगा, ऑक्शन करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑक्शनियर बोलते हैं। तो ये जो ऑक्शनियर होगा बोलेगा भाई इस पेंटिंग की जो प्राइस है वो है 5 लाख। तो अभी आप लोग अपनी बोली शुरू करो। तो मान लो कि जैसे 5 लाख बोला, तो यहाँ से इसने बोला 5.5 लाख। फिर यहाँ से किसी ने बोला 6 लाख, यहाँ से किसी ने बोला 6.5 लाख, यहाँ से किसी ने बोला 7, यहाँ से किसी ने बोला 8, फिर मान लो इसने बोल दिया 9, ठीक है। तो इनमें से जो भी, तो ये तो लंबा प्रोसेस चलने वाला है, तो इनमें से जो भी सबसे हाईएस्ट बिडिंग करता है, ठीक है, क्या? इनमें से जो भी सबसे हाईएस्ट बिडिंग करता है, हाईएस्ट बिडिंग का मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेमेंट देने के लिए रेडी है। तो जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करेगा, तो मैं ऐसा मान लूंगा, यानी जो ये ऑक्शनियर है वो अपना, उसके पास एक हैमर होता है, ठीक है। ये जो ऑक्शनियर होता है उसके पास एक ऐसे हथौड़ा होता है, थोर वाला टाइप का वो हथौड़ा होता है, और वो ऐसे 3 बार पटक के, ठीक है, 3 बार ऐसे फॉल करता है, 3 बार से गिराता है डेस्क पे। और वो 3 बार डेस्क पे गिराने के बाद, यानी ऐसे पटकने के बाद ऐसा मान लिया जाएगा कि जिसने हाईएस्ट बिडिंग की है, ये पेंटिंग उसको क्या हो जाएगा? हमने सोल्ड कर दिया है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये क्या होता है? इसी को हम बोलते हैं ऑक्शन। कि ये जो पेंटिंग है हाईएस्ट बिडिंग वाले को हमने सेल कर दिया। अब एक चीज इसमें और समझो कि ये जो ऑक्शनियर था ये मेरा क्या था? एजेंट था। लेकिन ये मेरा एजेंट कब तक था? जब तक ये पेंटिंग सेल नहीं हो जाती है। जैसे ही मेरी पेंटिंग ये सेल हो गई, यानी जैसे ही ये सोल्ड हो गई, तो इन सब में से जिसने ये पेंटिंग परचेस किया होगा, अब ये एजेंट बन जाएगा उस पर्सन का। मान लो कि अगर ये नंबर इस वाले ने, ठीक है, मान लो कि इस वाले ने खरीद लिया है, तो इसको मैं ब्लू कर देता हूं। मान लो इस पर्सन ने ये पेंटिंग परचेस कर ली है, तो ये जो ऑक्शनियर है ना, अब ये ऑक्शनियर इस पर्सन का एजेंट बन जाएगा। बात समझ में आया? तो ये इस तरह से पूरा जो है प्रोसेस काम करता है। और वो जो ऑक्शनियर होता है वो डबल काम करता है, कि एक इधर से भी काम करेगा, उधर से भी काम करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा पूरा ऑक्शन का प्रोसेस। ये नॉर्मल लैंग्वेज में था, कि नॉर्मल नॉर्मल स्टोरी टाइप का, कि ऑक्शन क्या होता है। अब हम लोग बुक में देखते हैं कि हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, क्या चीजें हैं। एन ऑक्शन सेल is a sale at which the auctioneer as agent for the seller invites person present to bid for a good sold। देखो सेम वही लिखा हुआ है कि ऑक्शन सेल बेसिकली क्या होता है? एट विच द ऑक्शनियर, यानी जो पर्सन है वहां पे बोली लगवाने वाला है, वो क्या करता है? एज अ एजेंट फॉर द सेलर। मैंने पहले ही कहा वो सेलर का क्या होता है? एजेंट होता है। इनवाइट्स द पर्सन्स प्रेजेंट टू बाइड फॉर द गुड्स, यानी वहां पे जितने लोग भी प्रेजेंट है उन सबको इनविटेशन देता है कि भाई आप लोग आके अपनी बोली लगा सकते हो। इन द गुड्स आर अल्टीमेटली सोल्ड टू द हाईएस्ट बीडर। और याद रखना ये गुड्स किसको सोल्ड होगा? जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट बाइड करता है, यानी जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा, उस ज्यादा बोली लगाने वाले को ही गुड्स सेल होता है। फिर आगे लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द ऑक्शनियर एक्ट्स इन अ डुअल कैपेसिटी। बेसिकली जो ऑक्शनियर होता है वो क्या काम करता है? डुअल कैपेसिटी में काम करता है। अब क्वेश्चन ये है कि डुअल कैपेसिटी क्या है, तो यहाँ पे समझो, ही एक्ट एज एन एजेंट ऑफ द सेलर टिल द आर्टिकल इज नॉक डाउन टू द बीडर। अब यहाँ पे समझो, ही एक्ट एन एजेंट, एजेंट ऑफ द सेलर, वो
सेलर के एजेंट की तरह काम करता है। कब तक काम करेगा? टिल द आर्टिकल इज नॉक डाउन टू द बीडर, यानी कि तब तक जब तक जो आर्टिकल था यानी जो सामान था वो बीडर यानी कि जिसने बाइड किया है उसको ना हम लोग दे दे या उसको सेल ना हो जाए। इन सबसिक्वेंटली, और जैसे ही ये सेल हो गया, ठीक है, सबसिक्वेंटली जैसे ही ये सेल हो गया उसके बाद ही एक्ट एन एजेंट ऑफ द बायर, उसके बाद वो बायर के एजेंट की तरह काम करेगा। यहां तक, यानी यहां तक उसने किसके एजेंट की तरह काम किया था? सेलर का एजेंट बन के बैठा था। और जैसे ही सेल हो गया अब वो किसका एजेंट बन जाएगा? बायर का एजेंट बन जाएगा। बात समझ में है? और इसी वजह से यहाँ पे लिखा है कि वो डुअल कैपेसिटी की तरह काम करता है, यानी डुअल कैपेसिटी में काम करता है, डबल जगह डबल एजेंट बन के काम करता है। He has a lien on the goods to the extent of his charge while they are in his possession। अब एक चीज याद रखना है कि उसके पास जैसे उसकी जो भी उसके राइट्स हैं यानी जो भी उसके चार्जेस होते हैं, ठीक है, उसने काम किया तो उसके कुछ ना कुछ तो भाई पैसे मिलने चाहिए, राइट? तो एक्सटेंट ऑफ हिज चार्जेस while they are in his possession, वो गुड्स को क्या कर सकता है? लीन कर सकता है। अगर उसके चार्जेस नहीं मिले तो गुड्स जब तक उसके हाथ में है, जब तक उसकी पोजीशन में है, तब तक उन गुड्स को वो लीन करके रख सकता है। वो बोलेगा भाई मेरा पेमेंट दो, फिर तुम्हें मैं गुड्स दूंगा। बात समझ में आए? तो ये था हमारा नॉर्मल ऑक्शन। अब यहाँ पे इसके रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल्स है, यानी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है भाई, ऑक्शन कैसे होगा, क्या होगा, क्या रूल्स है, क्या रूल्स नहीं है, वो है। तो यहाँ पे हम समझते हैं रूल्स रिगार्डिंग ऑक्शन सेल। ये सेक्शन 64 में इंफॉर्मेशन सारी दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा है लेट डाउन द फॉलोइंग रूल्स एज टू सेल बाय द ऑक्शन। तो यहाँ पे सबसे जो पहला पॉइंट है वो क्या लिखा है? वेयर गुड्स आर पुट अप फॉर अ सेल इन लॉट्स, ईच लॉट इज प्राइम फीस या डीम्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब क्या है कि वेयर द गुड्स आर पुट अप फॉर द सेल इन लॉट्स, कहीं कहीं ऐसा होता है जहां पे गुड्स है ना वो लॉट में सेल करना है। जब लॉट में सेल करना है इट मींस ईच लॉट इज प्राइम फीस या डीम्ड टू बी सब्जेक्ट ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यानी कि जो अलग अलग लॉट्स होने वाले एक ही प्रोडक्ट के अगर अलग अलग लॉट्स हैं तो सभी लॉट्स जो हैं वो अलग अलग हैं ऐसा माना जाएगा, और सभी प्रोडक्ट के लिए सॉरी सभी लॉट के लिए तुम्हें अलग अलग बिडिंग करनी होगी। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि मान लो कोई कंपनी है वो अपने शूज को ऑक्शन करना चाहती है, ठीक है, ओके। जैसे कभी कभी होता है ना कस्टम वाले शूज जब्त कर लेते हैं अगर इलीगली तुम कर रहे हो। जैसे वो मूवी है, अगर देखा होगा कि बदमाश कंपनी वाले मूवी, बदमाश कंपनी अगर मूवी देखी होगी शाहिद कपूर की है, तो शाहिद कपूर वाले वो लोग हैं ना कि जूते मंगवाते हैं फॉरेन कंट्री से और कस्टम ड्यूटी पे नहीं करते तो कस्टम वाले उसको डिपॉजिट कर ले, मतलब वो जो गुड्स होता है उसको फॉरफिट कर लेते हैं। तो उसके बाद वहां पे उसकी बेडिंग शुरू होती है। तो ऐसा एज्यूम कर लो कि उन लोगों ने बहुत सारे शूज फॉरफिट किए हैं और वो जो शूज है ना उनकी अलग अलग लॉट्स बनाया गया है। अलग अलग लॉट्स बनाया मतलब क्या? जैसे मान लो कुछ शूज पूमा के हैं, ठीक है, और कुछ शूज मान लो नाइकी के हैं, और मान लो कुछ शूज जो है वो एडिडास के हैं, ठीक है, एडिडास के, ओके। तो अब इसका मतलब क्या है तो ये सारे के सारे क्या है? शूज ही हैं, लेकिन इनका लॉट देखो अलग अलग है। इट मींस अगर किसी पर्सन को ये सारे प्रोडक्ट परचेस करने हैं सो ऐसे केसेस में उनको पुमा के लिए अलग बोलिंग लगानी मतलब बोलिंग बोल रहा हूँ, अलग बोली लगानी पड़ेगी, अलग अलग बाइटिंग करनी पड़ेगी, नाइकी के लिए अलग करना पड़ेगा, एडिडास के लिए अलग करना पड़ेगा, राइट? तो ये चीज याद रखना, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई आर्टिकल है जिसके अलग अलग लॉट्स हैं तो ये ऐसा एज्यूम किया जाता है, ऐसा प्राइमी फीस या मतलब ऐसा प्रतीत होता है, दिखाई देता है कि भाई सभी के लिए अलग अलग हमें यहाँ पे बाइडिंग करनी पड़ेगी। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, the sale is complete when the auctioneer announces its completion by the fall of the hammer or in any other customary manner, and until such announcement is made any bidder may retract his bid। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। the sale is complete, सेल कंप्लीट माना जाएगा। कब कंप्लीट माना जाएगा? when the auctioneer announces its completion, जब जो ऑक्शनियर है उसका कंप्लीशन अनाउंसमेंट करता है। ऑक्शनियर मतलब जो वहां पे बंदा खड़ा हुआ है जो ऑक्शन के लिए काम कर रहा है। लेकिन कब होगा? बाय फॉल ऑफ द हैमर, ठीक है, हथौड़ा गिरने के बाद, जो हैमर होता है वो गिरने के बाद। एज पर द रूल्स हथौड़ा कितनी बार गिरना जरूरी है? 3। जैसे जैसे मान लो 51 वाला बोला तो 51 लाख, 1 2 और 3, इस तरह से 3 बार जैसे ही हैमर गिरा वैसे ही वो तुम्हारा सेल कंफर्म। और इन एनी अदर कस्टमरी मैनर, या तो किसी अदर कस्टमरी में जैसे उनका रूल्स रेगुलेशंस होगा, मान लो ऐसे घंटी रखी होगी 3 बार घंटी बजा दी, वो भी हो सकता है जैसा रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। एंड अंटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बाइडर मे रिट्रैक्ट, और अगर मान लो कि किसी बाइडर को ऐसा लगा कि है भाई गलती हो गई है इतना बोली लगा के और उसने 2 बार हैमर पटक दिया था, जैसे ही वो तीसरी बार हैमर पटकने जाता है
इट मे बी पॉसिबल, अगर उसको ऐसा लगे कि मैंने गलती कर दी, वो अपनी बोली को रिट्रैक्ट कर सकता है, मतलब वापस ले सकता है। वो चाहे तो अपनी बोली को वापस यानी कैंसिल कर सकता है। तो ऐसे केसेस में समझना क्या है कि जब तक 3 बार कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक बायर के पास राइट है, यानी जिसने बोली लगाई है वो चाहे तो अपनी बोली को कैंसिल कर सकता है। क्लियर है? उसके बाद नंबर 3, ठीक है, नंबर 3 है अ राइट टू बाइड मे बी रिजर्व एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली सो रिजर्व बट नॉट अदरवाइज द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में बाइड एट द ऑक्शन। अब इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझो। अ राइट टू बाइड may be reserved expressly by और on behalf of the seller। it may be possible कि जो सेलर है वो भी राइट रिजर्व कर सकता है कि मैं भी बोली लगाऊंगा, भले उसी का प्रोडक्ट है लेकिन वो राइट रिजर्व रख सकता है कि मैं भी बोली लगाऊंगा। एंड वेयर सच राइट इज एक्सप्रेसली सो रिजर्व, ठीक है, और जहां पे ऐसा राइट जो है वो एक्सप्रेसली है, बताया गया है कि भाई मैं भी लगाऊंगा, बट नॉट अदरवाइज, और कोई सिचुएशन नहीं है, द सेलर, ठीक है, द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बाइड एट द ऑक्शन, या तो वो खुद या तो उसके बदले कोई भी पर्सन बोली लगा सकता है। तो इसका मैं एक छोटा सा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। एक मूवी है, अगर तुम लोगों ने देखी हो, ओम जय जगदीश, ठीक है, ये एक मूवी है जिसमें 3 कैरेक्टर होते हैं। ओम का जो कैरेक्टर होता है वो अनिल कपूर में है, और जय का जो कैरेक्टर है वो फरदीन खान का है, और जगदीश का जो कैरेक्टर है वो अभिषेक बच्चन का है। अब इसमें सिचुएशन कैसा होता है, ध्यान से समझना कि जो ये अनिल कपूर होता है, इसने अपने किसी फ्रेंड से अपने जो घर को एज अ मोर्गेज करवाया था, ठीक है, गिरवी रखा था, और इसने अपने घर को मोर्गेज करवा के क्या लिया हुआ था, लोन लिया हुआ था। अब ध्यान से समझना, ठीक है, उसने अपने घर को गिरवी रख के क्या किया था, लोन लिया था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ कि फ्रेंड से क्या लिया था, लोन लिया था। और जो लोन लिया था वो किसके अगेंस्ट लिया था, वो अपने घर के, एक मिनट, वो अपने घर के, यानी जो उसके घर में, जिस घर में वो लोग रहते थे ना, उस घर के अगेंस्ट में लोन लिया था। तो वो मान लो घर कुछ ऐसा दिखता था, ठीक है, ये घर कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा एज्यूम कर लो। और इस घर को गिरवी रख के इन लोगों ने लोन लिया था। किससे लोन लिया था, फ्रेंड से लोन लिया था। अब अनिल कपूर और इसके दोनों भाई, या जो तीनों भाई थे, वो लोग मिल के उसका पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इसका जो फ्रेंड बोलता है कि भाई मैं ये घर सेल कर दूंगा क्योंकि मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो इसमें कैसा होता है कि उसका जो भाई, ये जो फ्रेंड था, वो घर सेल करने के लिए रेडी हो जाता है, और ये लोग बोलते हैं ठीक है भाई तुम ऑक्शन कर दो, लेकिन ऑक्शन में हम भी रहने वाले हैं। तो ये तीनों भाई, ये अनिल कपूर और फरदीन खान, ये दोनों मिलके बोली लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हाईएस्ट बिडिंग नहीं कर पाते। तब तक एक पर्सन आता है और वहां पे वो हाईएस्ट बिडिंग करता है। एक पर्सन आता है और वहां पे वो हाईएस्ट बाइड लगाता है। और ये जो इसका फ्रेंड होता है, ठीक है, किसका, अनिल कपूर का, वो फ्रेंड जो डॉक्यूमेंट होता है इस हाईएस्ट बीडर वाले को देने लगता है, जो घर का डॉक्यूमेंट होता है। तब तक ये जो हाईएस्ट बीडर होता है वो बोलता है कि भाई ये घर मैंने नहीं परचेस किया है, ये घर मेरे मालिक ने, यानी मेरा जो पर्सन है, यानी मेरा जो ऑनर है वो दूसरा कोई और है। और वहां से फिर एंट्री होती है अभिषेक बच्चन की। बात समझ में आया? वहां से एंट्री किसकी हुई थी, अभिषेक बच्चन की। यानी अल्टीमेटली ये घर किसने परचेस किया है, ये जिनका घर था, ठीक है, यानी जो घर सेल कर रहे थे उन्हीं लोगों ने परचेस किया, सॉरी, उन्हीं लोगों ने वापस परचेस कर लिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे सिचुएशन क्या था कि स्टार्टिंग में ये अनिल कपूर और फरदीन खान, ओम और जय खुद बोली लगा रहे थे। और तीसरे केस में क्या हुआ, यानी वो जगदीश वाले केस में जो थर्ड पर्सन था, ये तीसरा भाई, उसकी जगह पे कोई और पर्सन बोली लगा रहा था, नहीं, और कोई पर्सन था जो बाइडिंग कर रहा था। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर राइट रिजर्व रखा है तो वो, या खुद लिखा है ना, द सेलर और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ मे बाइड एट द ऑक्शन। अगर राइट उन लोगों ने रिजर्व रखा है तो वो लोग खुद बोली लगा सकते हैं या उसका कोई पर्सन। तो यहाँ पे देखो, जो अभिषेक बच्चन ने जगदीश का जिसने रोल किया था, उसके भाई, उसके जो जिस कंपनी में वो काम करता था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो उस कंपनी में काम करने वाला एक एम्प्लॉय आके बोली लगाता है, लेकिन वो काम किसके लिए करता है, वो किसका एजेंट बन के काम करता है, वो एजेंट बन के काम करता है अभिषेक बच्चन का। यानी अल्टीमेटली परचेस किसने किया, अभिषेक बच्चन ने किया। राइट, बात समझ में आया? यानी सेलर या उसका एजेंट अपनी बोली लगा सकते हैं। तो ये था आपका थर्ड वाला पॉइंट। इसका एग्जाम्पल आई होप कि समझ में आ गया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो इसका वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, ये ओम जय जगदीश मूवी वाला, वो देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा। राइट, उसके बाद नंबर 4 पॉइंट है where the sale is not notified to be subject to a right to bid on behalf of the seller। लेकिन एक बात याद रखना, अगर where the sale is not notified to be subject
टू राइट टू बाइड ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर। लेकिन ये बात लोगों को पता होना चाहिए कि भाई जो सेलर है वो खुद भी बोली लगाने वाले, यानी ये तीनों भाई मिलके भी घर खरीदने वाले हैं। अगर ये बात नहीं बता है, इज नॉट नोटिफाइड, ये नहीं बोला गया है, इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बाइड हिमसेल्फ, तब ये तीनों भाई के लिए लॉफुल नहीं होता वो आके बोली लगाए, और टू एम्प्लॉय एनी अदर पर्सन टू बाइड एट सच अ प्लेस, या किसी और पर्सन को वहां पे एम्प्लॉय कर दे कि चलो तुम लोग मेरी जगह पे बोली लगाओ, राइट। सो इट मस्ट बी नोटेड दैट द सेल इज नॉट नोटिफाइड, अगर नोटिफाइड नहीं है तो, कि भाई ये लोग अपने राइट रखे हैं और ये लोग भी बोली लगाएंगे। बात समझ में आया। और अभी आगे देखो, और फॉर द ऑक्शनियर नोविंगली टू टेक एनी बाइड फ्रॉम द सेलर और एनी सच पर्सन, और नोविंगली अगर मान लो इस बारे में ऑक्शनियर को पता है और फिर भी वो कोई बाइड वो सेलर की तरफ से या उनके किसी एजेंट की तरफ से अगर वो ले लेता है, एंड एनी सेल कॉन्ट्रावेरिंग टू दिस रूल, और ये जो रूल है उस रूल के अगर अगेंस्ट में जा रहा है, इट मे बी ट्रीटेड एज अ फ्रॉडुलेंट बाय द बायर। तो जो बायर होगा, यानी जब बायर को पता चलेगा जो अगर किसी और ने घर खरीदा, तो वो लोग चाहे तो इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि फ्रॉड माना जाएगा। बात समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद हमारा नंबर, ये जो 4 पॉइंट है वो थर्ड पॉइंट को ही बिहाफ पे रखो, कि अगर मान लो इन तीनों ने ये बात ना बोली होगी भाई हम भी बोली लगाएंगे, और सडनली आके ऐसे कहते हैं ना हीरो की तरह एंट्री मार के नहीं कर सकती तुम, ओके। उसके बाद नंबर 5 में क्या लिखा है, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। अब यहाँ पे ध्यान से समझो क्या लिखा है, द सेल में बी नोटिफाइड टू बी सब्जेक्ट टू अ रिजर्व और अपसेट प्राइस। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कभी कभी किसी प्रोडक्ट का कोई रिजर्व प्राइस या अपसेट प्राइस होता है, या मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकता हूँ बेस प्राइस, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट का वो लोग बेस प्राइस डिसाइड कर सकते हैं कि बेस प्राइस कितना होगा। सो ऐसे केसेस में दिस इज नोन एज ऑक्शन विथ रिजर्व, और इसको क्या बोलते हैं, ऑक्शन विथ रिजर्व। अब क्या लिखा है, when the sale is notified to be subject to a reserved price, the bidding and knocking down of the article to the highest bidder are all subject to the condition that the reserve price should be reached। देखो अब ऐसे केसेस में जो हाईएस्ट बीडर होता है, यानी जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई है, वो बोली अगर इस प्राइस को, यानी ये जो बेस प्राइस है उसको अगर क्रॉस नहीं करता है तो वो सेल नहीं माना जाएगा। सो यही कंडीशन है कि दैट द रिजर्व प्राइस शुड बी रीच, यानी जो रिजर्व प्राइस है वो रीच करना जरूरी है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, अगर तुम लोगों ने देखा होगा जो आईपीएल की ऑक्शंस होते हैं ना हर साल, तो उसमें हर प्लेयर का, प्लेयर्स को मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, जो आईपीएल में जो प्लेयर्स होते हैं फिलहाल उनको मैं क्या मान लेता हूँ कि वो एक आर्टिकल होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, एक आर्टिकल्स होते हैं, और इन सभी का जो प्राइस होता है ना वो फिक्स होता है, जिसको बेस प्राइस, अगर तुम कभी उनका ऑप्शन देखोगे तो उनके नाम के नीचे लिखा रहता है बेस प्राइस। जैसे मैंने जब लास्ट ऑप्शन देखा था तो उसमें जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था। जो सभी प्लेयर थे उनका जो बेस प्राइस था वो कितना था, 20 लाख था। यानी जब बोली शुरू होगी तो उन्हीं पर्सन को सेल किया जाएगा जो 20 लाख से ज्यादा बाइडिंग करते हैं। अगर किसी ने 20 लाख से कम बाइडिंग की तो वो प्लेयर सेल नहीं होगा, यानी वो प्रोडक्ट जो है, वो आर्टिकल जो है वो सेल नहीं होगा, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है, इफ द सेलर मेक्स यूज ऑफ प्रिटेंडेड बाइडिंग टू रेज द प्राइस। अगर मान लो if the seller makes use of pretended bidding का मतलब यहाँ पे क्या है, खुद आके बोली लगाते हैं, to raise the price, the sale is voidable at the option of the buyer। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि एक प्रोडक्ट था, जो मैंने एग्जांपल दिया था मजनू वाली पेंटिंग थी, ठीक है, और उस पेंटिंग की जो प्राइस थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपए थी। लेकिन जो पर्सन है वो बहुत होशियार निकला, उसने अपने ही 4-5 बंदों को बिठा दिया। रुको रुको, ये एग्जांपल मैं नहीं देता हूँ, मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, एक मूवी का है, और अगर देखी हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं देखी हो ना तो तुम लोग उस मूवी को सर्च करोगे तो मैं बता दूंगा क्या लिखना है। एक हीरो है साउथ का, नाम शायद जानते ही होगे, धनुष, धनुष एंड प्रकाश राज। साउथ की मूवी है इसलिए मुझे नाम उनका प्रॉपरली याद नहीं है, बहुत अजीब नाम था। 1 मिनट रुको तो मैं नाम तुम्हें देख के बताता हूँ। हाँ, मूवी का नाम है थिरुवेल्लाई दाल आरंभम। देखो अभी वो बोला ना, ये बहुत लंबा नाम है, तो ये तुम लोग एक बार सर्च करोगे ना, लिखोगे ना धनुष प्रकाश राज बाइडिंग सीन या ऑक्शन सीन, तो तुम्हें मिल जाएगा। अब सिचुएशन क्या मैं वो समझाता हूँ। इसमें ये जो धनुष होता है ना, इसके पापा की एक लैंड होती है, ठीक है, एक जमीन होती है जो उसके पापा सेल करना चाहते हैं वो, लेकिन सेल नहीं होता है, तो वो क्या करने की कोशिश करता है, उस जमीन का ऑक्शन करवाता है। और ये जो धनुष, ये जो प्रकाश राज है ना, इसकी इससे खुन्नस रहती है, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, दोनों जन मिलके आते हैं बाइडिंग करने के लिए, यानी ये प्रकाश राज और ये धनुष दोनों जन आते हैं
बाइडिंग करने के लिए। अब ये धनुष बार बार एक्टिंग करता है कि प्राइस बोलने वाला है, प्राइस बोलने वाला है, और तब तक देख के ये जो प्रकाश राज है वो बार बार हाई बिडिंग कर देता है, यानी ज्यादा पैसे बोल देता है। अब ऐसे सिचुएशन में जो जमीन की कीमत 10 लाख थी वो पहुंच जाती है मान लो 10 करोड़ तक, एग्जाम्पल है ये, ठीक है। 10 लाख से कहां तक पहुंच जाती है, 10 करोड़ तक, सिर्फ इसके एक्टिंग करने की वजह से। अब सिचुएशन क्या है कि इसने प्रिटेंड किया है कि ये बाइड करने वाला है, और मतलब परचेस करने वाला है, और इसके परचेस करने की वजह से प्राइस क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। अब जैसे ही अगर ये बात पता चलता है कि जो लैंड है ये इसी की थी, किसकी थी, ये धनुष की ही लैंड थी, अगर ये बात इसको पता चल जाता है प्रकाश राज को, तो ये चाहे तो ये क्या करेगा, वॉइड कर सकता है, नहीं सॉरी वॉइडेबल कर सकता है, नहीं कैंसिल कर सकता है। कैंसिल करने का ऑप्शन इसके पास अवेलेबल होगा। वॉइडेबल का मतलब क्या था, कैंसिल करने का ऑप्शन किसके पास है, ये बायर के पास है, कैंसिल करने का ऑप्शन। बात समझ में आया, वो चाहे तो इसको कैंसिल कर सकता है, चाहे तो नहीं कैंसिल करेगा, ये उसके हाथ में है। क्लियर है। तो ऐसे भी सिचुएशंस होते हैं कि वो लोग अपने आदमी को बिठा के प्राइस हाई करवा देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इम्प्लॉयड वारंटीज इन ऑक्शन सेल। अब यहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन से कुछ चीजें हैं कि जो चीजें अप्लाई होती हैं, तो यहाँ पे उसको समझते हैं कि क्या है ये। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, इन एन ऑक्शन सेल द ऑक्शनियर वारंट द फॉलोइंग। देखो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे ऑक्शनियर जो है वो वारंट करता है, क्या करता है, दैट ही हैज एन अथॉरिटी टू सेल। पहला तो क्या है कि भाई अपने मन से नहीं कर रहा है, उसके पास अथॉरिटी दी गई है, तब वो यहाँ पे बाइडिंग करवा रहा है, ठीक है, तब वो वहां पे ऑक्शन करवा रहा है। दूसरा, ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट इन द टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल। देखो टाइटल ऑफ द प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप, ठीक है। बेसिकली अगर टाइटल की बात करते हैं तो टाइटल का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप। मतलब ऑनरशिप में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, इस बारे में उसे कोई जानकारी नहीं होती है। ही इज नॉट अवेयर ऑफ एनी डिफेक्ट। नंबर 3, that he undertakes to hand over the position of the goods as soon as the price is paid to him। और वो तीसरी बात क्या बोलता है कि जैसे ही that he undertakes to hand over the position, जैसे ही उसको पैसे मिल जाएंगे, as soon as the price is paid to him, वो गुड्स का पोजीशन दे देगा, यानी गुड्स को तुम्हारे हवाले कर देगा। तो याद रखना है कि बाइडिंग करने के बाद वो पोजीशन तभी तुम्हें देगा जब उसको तुम क्या करोगे, प्राइस पे करोगे तब। ओके, क्लियर है। जैसे कि मान लो एक पर्सन है, उसने 10 करोड़ की बोली लगा दी, लेकिन उसने बोला भाई अभी पैसे मेरे पास नहीं है। तो अगर अभी पैसे नहीं है तो जब पैसे हो तब आना। बात समझ में आया, मतलब बोली तुम लगा दी, बोला कि अभी पैसे नहीं, पैसे तो घर पे हैं, तो ठीक है जाओ घर पे और घर से पैसे लेकर आओ, फिर तुम पोजीशन तुम्हें मिलेगा, नहीं इस घर की चाबी तुम्हें तभी मिलेगी। ओके, नंबर 4 यानी नंबर डी। नंबर डी में क्या लिखा है, दैट ही अंडरटेक्स टू गिव अ क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। देखो क्या लिखा है, दैट ही अंडरटेक्स टू गिव अ क्वाइट पोजीशन ऑफ द गुड्स। और ये वो अंडरटेक करता है भाई कि ठीक है जो भी बोली लगाएगा उसको पोजीशन मिल जाएगा, नहीं क्विट कर देगा वो, ठीक है, उसको पूरी तरह से पोजीशन उस गुड्स का उस पर्सन को मिल जाएगा जो बोली लगाएगा। क्लियर है। तो ये चार वारंटीज था, और ये यहाँ पे हमारे 6 रूल्स रिगार्डिंग थे, और ये था हमारा ऑक्शन सेल का टॉपिक। सो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जो मैंने एग्जाम्पल्स दिए हैं, ठीक है, ये कोई लीगल टर्म्स या लीगल जो केसेस हैं वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। रीजन उसका ये है कि तुम्हें एग्जांपल जो नॉर्मल है वो समझ में आएगा, तो तुम लीगल केसेस भी पढ़ोगे तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक करना है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे, उनको भी बोलोगे लाइक करने के लिए, तुम भी करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये सारी चीजें जरूर करना, नहीं अच्छा लगे तो भी कुछ तो रिएक्शन करना ताकि मुझे पता चले। और इसी तरह से हमेशा पढ़ते रहो और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।